स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? वो होता है आपके मुख गुहा से। कहाँ होता है? कहाँ से होता है? माउथ से होता है, मुंह से होता है। जब हम भोजन चबाते हैं तो हमारे मुंह की लार ग्रंथियों से लार निकलती है। इस लार में टाइलिन या लार एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। यह एंजाइम भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद भोजन आमाशय से होते हुए छोटी आंत में पहुंचता है, जहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने में सहायक है? वो है आपका विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। विटामिन ये हमारी लिवर में, हमारे यकृत में ओरोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। यह प्रोटीन रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। जब हमें कहीं चोट लगती है या खून बहता है तो विटामिन के की मदद से ही रक्त कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक जाल या थक्का बना लेती हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून का बहना आसानी से बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? जो किसी वस्तु का भार होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्या है भार की परिभाषा? किसी वस्तु का भार वास्तव में वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और दूसरा कथन है एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन से कथन है? आपका एक और दो दोनों ही सही है। लगभग सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। इनका निर्माण एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से होता है। हालांकि जैविक विज्ञान में जो बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है कि राइबोजाइम है राइबोजाइम है जो प्रोटीन ना होकर आरएनए से बना होता है, लेकिन सामान्य तौर पर आपका सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम सजीव कोशिकाओं के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है? कौन सा युग्म आपका सही है? इंसुलिन वसा का पाचन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन, पित्तरस प्रोटीन पाचन, और एड्रेनल रक्त का थक्का चमन। तो आपका है इसमें ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन आपका सही है। हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य जो होता है ये फ्लो से ऑक्सीजन को सोखना होता है और उसे रक्त परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाना होता है। तो इसमें आपका कौन सा है? आपका इसमें ऑप्शन बी सही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? कौन सी ओजोन परत? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत यानी समताप मंडल में स्थित है। यह धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे घनी होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? क्या है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक? तो होता है किलोवाट घंटा। कौन सा? किलोवाट घंटा। इसे आम बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। यह हमारे घरों और कारखानों में जो बिजली का बिल आता है उसमें खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की गणना इसी मात्रक द्वारा की जाती है। कैसे काम करता है? यदि 1000 वॉट लगातार 1 घंटे तक चलाया जाए, यदि 1000 वॉट 1 घंटे तक का कोई उपकरण 1 घंटे से चला जाए तो उसके द्वारा खर्च की गई कुल विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाएगी। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 इंटू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? वो होती है यकृत। कौन सी? लिवर। यकृत, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी ग्रंथि होती है। इसके बारे में यह वयस्क मनुष्य के यकृत का वजन का लगभग कितना होता है? 1.2 से मतलब 1.5 किलोग्राम तक की होती है ये ग्रंथि। ये हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण करती है जो वसा को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? मतलब ये यूनिवर्सल रिसिपेंट कहलाता है। कौन सा रक्त है? वो है आपका, कौन सा है? वो है आपका
ए बी, कौन सा? ए बी पॉजिटिव, विशेष रूप से ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह को पूर्ण रूप से सार्वभौमिक ग्रही माना जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है, मतलब उसे कोई भी रक्त दे सकता है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी न होने के कारण इनका शरीर किसी भी अन्य रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं को विदेशी दुश्मन नहीं मानता और उनके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ये किसी भी ग्रुप का खून आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? कौन सी गैस है जो हंसाने वाली है? वो है N2O। कौन सी? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस वो कहते हैं। जब इस गैस को सूंघा जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क में जाकर एक अजीब सी खुशी का एहसास पैदा करती है। इससे इंसान की तंत्रिकाएं रिलैक्स हो जाती हैं और वह अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाता। इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा मरीजों को हल्की बेहोशी देने या उनका दर्द कम करने के लिए एक एनेस्थेटिक के रूप में दिया जाता है। एक रंगहीन है और हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित नंबर विचार किए। जो पहला है हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। दूसरा है हैजा दूषित जल के माध्यम से फैल सकता है। तो कौन सही है? आपका एक और दो दोनों ही सही है। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है, यह कदम बिल्कुल सही है। हैजा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? विब्रियो ओलारी है। यह बैक्टीरिया इंसानी आंत को प्रभावित करता है। और दूसरा है यह दूषित जल के माध्यम से फैल सकता है। यह कथन पूर्ण सही है। इस बीमारी का मुख्य कारण दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करना है। जब इस बैक्टीरिया को से संक्रमित मल किसी जल स्रोत में मिल जाता है तो वह पानी पीने वाले लोगों में हैजा तेजी से फैल जाता है। इस क्वेश्चन आता है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए? यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? तो उसका प्रतिरोध आपका घटेगा। कैसा घटेगा? किसी भी चालक जैसे तांबे का तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे R = P1/A। मान लीजिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब है तार का मोटा होना। इसे आप एक सड़क की तरह समझ सकते हैं। यदि सड़क चौड़ी होगी तो गाड़ियों को निकलने में आसानी होगी और रुकावट कम हो जाएगी। यदि तार पतला होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बहने से रुकावट ज्यादा होगी, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस के लिए कौन सी है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें उस ऊष्मा को सोख लेती हैं और इसे अंतरिक्ष में बाहर नहीं जाने देती। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का तापमान रहने योग्य बना रहता है, लेकिन मानवीय गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने और जंगलों की कटाई के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी का तापमान आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कौन सी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा? जलवाष्प हो गया, इथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत? तो वह आपका पवन ऊर्जा। कौन सा? वाइंड एनर्जी। अक्षय ऊर्जा उन स्रोतों को कहता है। अक्षय ऊर्जा क्या होते हैं? अक्षय ऊर्जा उन स्रोतों का कहता है जो प्राकृतिक रूप से हमेशा उपलब्ध बने रहते हैं और लगातार इस्तेमाल होने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होते। इनसे पर्यावरण को नुकसान या प्रदूषण भी ना के बराबर होता है। पवन ऊर्जा के अलावा सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन आता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो होती है ठोस। कौन सी? ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। क्यों होती है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है जिसे आगे बढ़ने के लिए माध्यम के अणु की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत पास या मजबूती से बंधे होते हैं। इस वजह से कंपन एक कण से दूसरे कण में बहुत तेजी से ट्रांसफर होते हैं। यदि हम ध्वनि की चाल की तुलना करें तो इसका घटता हुआ क्रम कुछ ऐसा होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर आपका गैसेस में। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है क्योंककि निर्वात में कोई माध्यम या कण नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही? तो चलिए आप ही के लिए ये इतने ही थे।
अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस ऐसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।